हम लोग आज लेक्चर 2 लेके आए हैं रासायनिक समीकरण और अपक्रिया और समीकरण का। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमको दो तरह के रासायनिक समीकरण मिल गए थे, एक संतुलित और एक असंतुलित। तो हम उन दोनों समीकरणों को फिर से लिखना चाहेंगे यहाँ पे, जिससे आपको फिर से एक बार बता सकें कि आखिर संतुलित और असंतुलित में अंतर क्या है और क्यों समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। तो एक हम लोगों के पास पहला वाला जो इक्वेशन था, वो पहला इक्वेशन था हमारे पास में मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोगों ने जलाया था, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। और दूसरा जो हम लोगों को मिला था वो था जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया था H2SO4 में, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो दोनों ही समीकरण में हमको अंतर ये देखने को मिला था कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ठीक है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम एक है और राइट हैंड साइड भी मैग्नीशियम एक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन के एटम है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के केवल एक एटम है। तो यहाँ पे एटम दोनों तरफ सेम ना होने के कारण इसी को हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि यहाँ पे जिंक भी इधर एक है, इधर भी जिंक एक है, सल्फर इधर एक, इधर भी सल्फर एक, हाइड्रोजन इधर दो, हाइड्रोजन के इधर दो एटम और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन के यहाँ भी 4 एटम है। तो इस तरीके से ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इससे ये थोड़ा सा इससे ये अच्छा है, ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये संतुलित है। तो महत्व तो क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण का, कि हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं तो जितने अभिकारक के अणु जितने होने चाहिए उतने ही अणु उत्पाद के भी होने चाहिए, जब क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए ये समीकरण जो है हमारी गलत है। गलत तो नहीं कर सकते, फिर भी ये हम लोग इनअप्रोप्रिएट है, हमको अच्छा नहीं है इसको लिखना। तो इस तरीके का हम लोग हमेशा इक्वेशन लिखते हैं जो कि संतुलित हो। तो अब यहाँ इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संतुलित कैसे करते हैं समीकरण को। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT का ही एग्जाम्पल है, आयरन है यहाँ पे प्लस वाटर है, जल, दोनों आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये बन रहा है हम लोगों के पास। अब यहाँ पे सबसे पहले किसी भी समीकरण को देखने के लिए हमको फर्स्ट स्टेप ये करना है, ये पता करना है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींचेंगे और लाइन की इस साइड जितने भी एटम हैं इस इक्वेशन में उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे आयरन का एटम है यहाँ पे तो आयरन लिख लेंगे, हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे एटम है तो हम लोग ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं, ठीक। ये 3 और हमको चौथा कोई नहीं दिख रहा है, तो ये 3 है हम लोगों के पास यहाँ पे। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है आयरन के उसको लिखें। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 1 एटम है, राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम है, तो यहाँ पे क्या है 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं। हाइड्रोजन तो दोनों साइड इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों वेरी कर रहे हैं, एक इधर 1 है 3 है, इधर 1 है तो 4 है। तो इन दोनों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए ये कैसा समीकरण है, ये एक असंतुलित समीकरण है जिसको हमको संतुलित करना है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए इसको। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही था। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप सेकंड जो होगा हमारे पास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, कि अगर कोई असंतुलित समीकरण है तो उसके जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट हैं उसके चारों तरफ हम एक बॉक्स बना देंगे। जैसे यहाँ पे Fe है तो इसके चारों तरफ एक बॉक्स, प्लस H2O था तो इसके चारों तरफ एक दूसरा बॉक्स, एरो लगाएंगे। एरो के इस साइड जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है हमारा Fe3O4, इसके चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस हमारे पास थी, इसके चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे। आखिर ये बॉक्स हम लोग बनाते क्यों हैं? बॉक्स बनाते हैं क्योंकि हमको दोनों साइड एटम को इक्वल करना है और इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे गुणा
या भाग करने की ज़रूरत होगी। अगर हम गुणा एटम के नंबर में, इन सब एटम के नंबर में यानी इस कंपाउंड के नंबर में अगर कोई चेंज कर देते हैं तो ये फार्मूला ही हमारा चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इसको बॉक्स बना के ये प्रयास करते हैं कि इसको हमको चेंज ही नहीं करना है, किसी भी कीमत पे बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे H2O है, अब यहाँ पे O को हमको एक और बढ़ाना हुआ तो हम यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, तो H2O2 हो जाएगा। तो वैसे H2O तो वाटर है, लेकिन जब ये H2O2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, फार्मूला ही चेंज हो गया। तो हमको फार्मूला नहीं चेंज करना, हमको केवल एटम्स के नंबर को चेंज करना है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बॉक्स बना देते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि कौन सा एटम जो हमारे पास में अनइक्वल था यानी बराबर नहीं था। तो यहाँ पे देखें तो 2 एटम बराबर नहीं थे, एक आयरन था और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन दोनों में देखें तो ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही वेरी कर रहा है, ये 1 है इधर तो इधर 4 है, जबकि आयरन क्या है, इधर 1 है तो इधर 3 है। तो जो सबसे ज़्यादा वेरी करता है सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि तीसरे स्टेप हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास में आयरन है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वाटर है हमारे पास में, इसको भी ऐसे ही हम रहने देते हैं, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, इस तरीके से हम फिर से इसको लिख रहे हैं एक बार, और फिर हाइड्रोजन गैस है। तो करेंगे क्या कि इधर तो ऑक्सीजन हमारे पास में 4 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन हमारे पास में 1 है, तो इधर भी 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 4 का इस साइड। तो 4 1 4, इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे H2O जिस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन है उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे इसमें 4 का गुणा हो गया। अब 4 का गुणा होते ही ये क्या हो गया, ऑक्सीजन इक्वल हो गया, ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल हो गया, हाइड्रोजन पहले से इक्वल था। अब बचा हमारे पास में आयरन। आयरन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि आयरन इस साइड 3 आयरन है और इस साइड 1 है, तो फिर से वही सेम प्रोसेस कर देंगे कि हम लोग अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, आयरन में भी 3 का यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक स्टेप और, ठीक, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था, तो इसमें हम 3 का गुणा कर दें, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या करेंगे 3 से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब टोटल हमको अब देखें तो सब कुछ बराबर हो गया, ये भी 3 इधर हो गया, इधर 3 इधर 2 इधर 2 इधर 4 इधर भी 4। अब इसको हम लोग बॉक्स को हटा के सबको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, एरो लगाएंगे, Fe3O4 प्लस H2। अब आप यहाँ पे फिर से मैच कर सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये बैलेंस है कि अब भी बैलेंस नहीं है, तो फिर से आप लिखिए, इधर Fe के एटम्स को लिखिए, हाइड्रोजन के एटम को लिखिए और ऑक्सीजन के एटम को लिखिए, दोनों को काउंट कीजिए। तो काउंट करने के बाद हम पता चल जाएगा कि ये वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने फिर से लिखा है ये बैलेंस है कि नहीं। आयरन इधर 3 है तो लिख दो 3, इधर आयरन कितना है, यहाँ पे 3 है, Fe3 है तो इसलिए 3 ये भी है। इधर हाइड्रोजन कितना है, ये देखो हाइड्रोजन H2 है लेकिन 4 से गुणा है इसमें, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, इधर हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस नहीं हुआ, फिर से हमारे पास में हाइड्रोजन यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो हाइड्रोजन को फिर से हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या कर देंगे बराबर हो जाए, तो यहाँ से हम 4 का फिर से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ये भी हमारे पास में 8। फिर से हम लोग इधर देखते हैं अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हैं और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये 4। इस तरीके से हम लोग पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, ठीक। अभी यहाँ पे कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं फिर से लिखूँगा एक बार। अब इसके अलावा एक चीज़ हमको यहाँ पे और जानने की ज़रूरत है, जिसको हम यहीं पे बता देता हूँ कि कभी कभी एरो के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। तो एरो के ऊपर हमारे पास में 3 ही चीज़ लिखी जा सकती है, या तो दाब लिखा होगा कहीं पर, या तो ताप लिखा होगा, या फिर उत्प्रेरक होगा कोई। जैसे हमारे पास में कभी कभी लिखा आपको मिलेगा CO है प्लस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मेथिल एल्कोहल बनाता है। इसके ऊपर कभी कभी आपको लिखने को मिलेगा ऐसे 340 एटमॉस्फेयर ATM करके। तो ये 340 एटमॉस्फेयर है क्या, ये प्रेशर को बताता है, ठीक है। या टेम्परेचर भी लिख सकता है, ऐसे यहाँ पे लिख दे, एरो के नीचे लिख देगा 200 केल्विन, इस तरीके से, ठीक। तो केल्विन क्या है, टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, तो इस तरीके से हम लोग कहीं भी लिख सकता है। इसी तरीके से जैसे N2 है, यानी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो NH3 बनाता है, तो इसके ऊपर कभी कभी ऐसे Fe लिखा रहेगा। तो Fe क्या है, एक उत्प्रेरक है, ध्यान देना, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया को तेज कर देता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।
इस तरीके से आपको इसको जानते रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे किसी कंपाउंड के बाहर ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट में G, कहीं पे ब्रैकेट में L, कहीं पे ब्रैकेट में S और कहीं पे ब्रैकेट में लिखा रहता है AQ। तो इन सब का मतलब है, G का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है लिक्विड, ठीक, और S का मतलब होता है सॉलिड, और AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक, एक्वस। सबका गैस का मतलब ही है, गैस हम लोग जानते हैं, लिक्विड मतलब लिक्विड, सॉलिड, एक्वस। तो ये उसके फॉर्म को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है कि वो जो कंपाउंड है वो किस अवस्था में है, गैसियस अवस्था में है कि लिक्विड में है कि सॉलिड में है कि एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है पता है? एक्वस का मतलब वो जलीय विलयन में है अपने, यानी कहीं पे लिखा है, जैसे मान लो लिखा है हमारे पास में NaCl एक्वस, ऐसे लिखा है NaCl एक्वस, तो इसका मतलब है कि NaCl क्या है, पानी में डाला हुआ है, जल में डाला हुआ है, तो इसको हम लोग एक्वस लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अगर हमको इसको कंप्लीट करना हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास में, सॉलिड है, तो सॉलिड ऐसे लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसके आगे गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस, ठीक। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, चाहे इसके ऊपर लिख दें चाहे हम इसके सामने भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करके बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे और आप खुद से प्रयास कीजिएगा। तो ये जो संतुलित समीकरण करने के लिए दिया होता है वो दो तीन तरह से दिया होता है। कभी कभी आपको इस तरह शब्द समीकरण के रूप में दिया होगा, कभी कभी प्रतीक समीकरण के रूप में भी दिया होता है। तो पहले हम एक शब्द समीकरण को ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, ठीक, और मिल के बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो होगा क्या यहाँ पे पता है, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, क्लोरीन को, क्लोरीन का फार्मूला Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा HCl। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस पहले देखेंगे कि दोनों साइड क्या सेम है एटम, H यहाँ पे लिख लो और Cl लिख लो। H इधर कितने हैं, दो H हैं, Cl इधर कितने हैं, दो, H इधर कितने हैं, एक, और Cl इधर कितना है, एक। तो अब होगा क्या, इधर एक है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से, H2 है प्लस Cl2 है, आगे चल के क्या है HCl। ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको कोई चेंज नहीं करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इधर दो हैं, इधर एक है, इधर दो है, इधर एक है, तो हम कर सकते हैं इधर भी दो का गुणा कर दें, इधर भी इसमें भी दो का गुणा कर दें। दो का गुणा करने का मतलब यहाँ पे दो का गुणा कर दें, दो का गुणा होते ही सब बराबर हो जाएगा। H2 प्लस Cl2, आगे चल क्या हो गया 2HCl, 2HCl देख लो, अब मैच करा लो। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो, क्लोरीन यहाँ कितना है, दो, इधर कितना है हाइड्रोजन, दो से गुणा है तो दोनों दो दो हैं, ध्यान देना, हाइड्रोजन इधर भी दो है और क्लोरीन भी दो से गुणा है तो दो ही है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को लेके बैलेंस कर सकते हैं। एक तो एग्जांपल हम और बता, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लिए हम, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड से क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हमको इस तरीके से शब्द समीकरण दिया गया है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे प्रतीक में। एल्यूमिनियम को Al से दिखाते हैं हम लोग, प्लस कॉपर क्लोराइड को CuCl2, आगे लेके चलेंगे हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu। आपको ऐसा या ऐसा दोनों में से किसी में एक तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा दिया है तो आपको 9th में आप लोग पढ़े होंगे कॉपर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, नहीं आता तो 9th का जब वीडियो जो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से वही फर्स्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे कि सबको देखेंगे कौन कितना है, कौन सा आइटम कितना है, एल्यूमिनियम इस साइड कितना है, ठीक, कॉपर इस साइड कितना है, क्लोरीन इस साइड कितना है। तो अगर हम लोग देखें एल्यूमिनियम इस साइड तो 1 एटम, एल्यूमिनियम इस साइड क्या है 1 एटम, कॉपर इस साइड कितना एटम है एक, और इस साइड कॉपर क्या है एक, तो कॉपर भी इधर भी एक है और इधर भी कॉपर एक। अब इसके बाद क्लोरीन बचा, क्लोरीन इधर हमारे पास में 2 एटम है क्लोरीन के, और यहाँ पे क्लोरीन कितने एटम है 3, तो इस साइड क्लोरीन के 2 एटम है, इस साइड क्लोरीन के 3 एटम है। तो इस तरीके से हमको वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ये दोनों तो सेम है, एल्यूमिनियम और कॉपर सेम है, लेकिन क्लोरीन चेंज है। क्लोरीन इस तरीके से चेंज है कि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, चेंज करेंगे। अच्छा इसको इक्वल कैसे करेंगे, एक साइड 2 है एक साइड 3 है तो इक्वल कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, अगर जैसे जैसे अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि एक साइड 1 होता है और दूसरे साइड 3 होता है, ऐसा होता है तो हम इस साइड 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ×
3 ये भी हो गया और ये भी 3 हो गया। लेकिन इसमें अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम जब हमको इस तरीके से अगर इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या होगा, इधर 6 हो जाएगा। जैसे इधर अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 का हम, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसको 6 करने के लिए क्या करें, इधर हमको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो जाके ये 6 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कहीं कंडीशन मिलता है तो इस साइड जो संख्या है उसको हम लोग इधर गुणा कर देंगे, और इस साइड जो संख्या होती है इसको हम लोग इधर, यानी इधर 2 था तो 2 से गुणा इधर कर देंगे, और इधर 3 था, 3 एटम्स थे तो 3 से गुणा इधर कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब करना क्या है, इसके चारों तरफ हमको ब्रैकेट बनाना है। ये एल्यूमिनियम है प्लस ब्रैकेट में कॉपर क्लोराइड है, एरो के आगे इधर एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर। हमको गुणा कहाँ करना है, क्लोरीन वाले एटम में। क्लोरीन इधर किधर है, इस साइड है। इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन, 3 का, ठीक, 3 का। इधर क्लोरीन यहाँ पे है, इसमें कितने का, 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, Al प्लस 3CuCl2, एरो के आगे 2AlCl3 प्लस Cu। मैच कर लो फिर से। अब देखते हैं हम लोग कि एटम्स में क्या सेम हुए, एटम बराबर हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे अब देखें फिर से, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और इस साइड एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एल्यूमिनियम गड़बड़ हो गया। तो फिर से हमको एल्यूमिनियम से इधर हमको एल्यूमिनियम में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ध्यान देना, एल्यूमिनियम को इक्वल करने के लिए। अब देखो 2Al प्लस 3CuCl2, 2AlCl3 प्लस कॉपर। अब फिर से मैच करते हैं एक बार, 2Al इधर 2Al इधर, ठीक। Cl कितने हैं, 3 हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 इधर, और इधर कितने हैं Cl 3 2 जा 6 इक्वल है। एल्यूमिनियम और कॉपर इक्वल है, सॉरी एल्यूमिनियम और क्लोरीन इक्वल है। कॉपर देखते हैं, कॉपर इधर 3 है, इधर कॉपर कितना है, इधर कॉपर तो अभी 1 ही है, तो इधर हमको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया हमारे पास में। अब इसको मैच कर सकते हैं, दोनों साइड एटम्स इक्वल हैं। मैच करके हम दिखाते हैं। एल्यूमिनियम देख लो इधर 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन इधर 6, क्लोरीन इधर भी 6, कॉपर इधर 3 और इधर भी कॉपर 3। इस तरीके से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। जो एग्जांपल ना आए हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, कहीं आपको ना समझ में आया तो उसको बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का जो तीसरा लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक क्रियाओं के प्रकार उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए। जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में या जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको सॉल्व कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।